नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। आज मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो विधि है, क्रिया विधि है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन में प्रारंभिक जो रासायनिक क्रिया होती है वो बिल्कुल समान होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विघटन होता है और पायरुविक अम्ल के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं तथा यह जो है कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो पायरुविक अम्ल का विघटन पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अभिक्रियाएं क्रेब्स साइकिल कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल से जो है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब श्वसन के तीन चरण होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, ये स्लाइड है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें आप शुरू में देख सकते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है लास्ट में, जहां पायरुविक अम्ल के दो मॉलिक्यूल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की जो सर्वप्रथम खोज है वो एम्बेडन, मेरहोफ और पारानस ने की थी, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये दोनों प्रकार के श्वसनों यानी एरोबिक और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें समान रूप से पाया जाता है और यह जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें पायरुविक अम्ल के दो अणु प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फोस्फोराइलेशन का, ऊपर का जो आप पार्ट देख रहे हैं वो फोस्फोराइलेशन का है, जिसमें स्टेप 1 2 3 4 दिखाई दे रही है आपको, और दूसरा जो है वो भाग है इसमें आपकी फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक अम्ल। तो सबसे पहले जो है हम किस प्रकार से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो है फोस्फोराइलेशन होता है, फोस्फोरिलीकरण होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्रिया के अंत में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ स्टार्च, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इत्यादि के रूप में संग्रहित होता है। इसका फोस्फोराइलेशन होता है, जिससे फ्रुक्टोज जो है आपके 6 फॉस्फेट बनता है। देखिए आप शुरू शुरू में आप देख रहे हैं इसमें कि जो स्टार्च है वो जो है आपके इससे जो है इसका फोस्फोराइलेशन हो रहा है और आपकी ग्लूकोज जो है वो 1 फॉस्फेट बन रहा है। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। फ्रुक्टोज जो 6 फॉस्फेट है उसका फिर फॉस्फोर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है इसका फोस्फोराइलेशन हो रहा है और इस प्रकार से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इसमें यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रुक्टोज जो 6 फॉस्फेट है इसका दोबारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। इस प्रकार तब तक फॉस्फोराइलेशन में इसमें जो है अब तक जो है 2 एटीपी, जिसमें आप ये जो रेड कलर की जो आप ये देख रहे हैं जो है इसमें, वहां एटीपी, इसमें 2 एटीपी इसमें कंज्यूम हो रही है। अब है इसमें फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक अम्ल। ये भी 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जो है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। इस क्रिया में फोस्फोराइलेटेड शर्करा का 2 भिन्न अणुओं में विदलन होता है, जो कि एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी पीजीएल में और इसमें डाई एचएपी के अंदर। तो इस प्रकार से जो नंबर 5 जो स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं ट्राइओज फॉस्फेट जो आइसोमरेज है, इस इसकी उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति में जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और डाई हाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस में केवल जो है फोस्फोग्लिसरीडेहाइड ही प्रवेश करता है, इसलिए डाईहाइड्रोक्सिस्टोन है वो जो है फॉस्फोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 5 नंबर की जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ जो डाईहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा ग्लिसरीडेहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक अम्ल। H3PO4 PgAl से क्रिया करके उसे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देते हैं। 1,3 डाई पीजीएल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। उक्त क्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन मुक्त होते हैं, जो एनएडी से क्रिया करके एनएडीएच बनाते हैं। फॉस्फेट के मुक्त होने से 1,3 डाई पीजीए जो है वो 3 पीजीएम में परिवर्तित हो जाता है। 3 पीजीए आप देख सकते हैं, जहां जो 7 नंबर की जो रिएक्शन उसमें आप देख सकते हैं 3 पीजीएम
ये 3 पीजीए जो है 2 पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है 8 नंबर के रिएक्शन में। 2 पीजीए से है, आप देख सकते हैं इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अणु के मुक्त होने से यह पायरो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट समूह मुक्त होता है जो एडीपी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इससे एडीपी से एटीपी निर्माण होता है। फोस्फोनोल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उपरोक्त दी गई अभिक्रियाएं उनके जो है विक्रों के साथ यहाँ चित्र में जो है दिखाई गई है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक अम्ल NADH2 एवं ATP प्रत्येक के 2 अणु प्राप्त होते हैं। NADH2 के 2 अणुओं से 6 ATP अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ कुल 8 ATP अणु का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और न ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।